Assalamu alaikum dear viewers, I'm your host Javed Akram and I welcome you to my YouTube channel Law Talk. मैं आपके पास इस गरज से हमेशा हाज़िर होता हूँ अपने इस चैनल के ज़रिए ताकि आपको जो कानून में चलने वाले जो जुल्म हैं, जो ऐसे लीगल प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं, आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आपके साथ कोई इस किस्म का वाक़या पेश आ जाए, मसला कोई थेफ्ट हो गई, कोई एक्सटॉर्शन हो गई, डिकॉयटी हो गई, कोई रॉबरी हो गई, इसके अलावा कुछ और 100 किस्म के ऐसे मामलात हैं, FIR वगैरह लेना देना। अच्छा, उसमें प्रॉपर्टी भी एक किसी इशू है, जैसे मैंने आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बताया, 420 का बताया। आज मैं आपको प्रॉपर्टी के उस शोबे कानून के मुतालिक बताऊंगा जिसका जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे मैं दाऊद खिल गया, मियाँ वाली गया, तो वहाँ के लोगों ने मुझे इस किस्म के सवालात पूछे। तो बहरहाल ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो सबको चाहिए, वो है हक शुफा। हक शुफा में ये है कि जो प्रॉपर्टी बिक जाती है, हक शुफा जो है किसी गांव में होता है, किसी खास इलाके में होता है, उसका मतलब ये होता है कि एलियंस आपके पड़ोस में ना आ जाएं, ऐसे स्ट्रेंजर्स आपके पड़ोस में ना आ जाएं, ऐसे शरारती लोग आपके पड़ोस में ना आ जाएं कि जिनके आ जाने की वजह से आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाए और आपका कल्चर डिस्टर्ब हो जाए, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए, आपकी जो सीरेनिटी है वो इवेपोरेट हो जाए और आपको जहनी सुकून चाहिए। और इसका फ़िक़्ह हनफी ने बहुत अच्छे तरीके से इसका अहाता किया हुआ है और ये इंडिया में भी इस कानून का चलन काफ़ी था, आपका मुझे पता नहीं। जब खैर इसको कहते हैं हक शुफा। हक शुफा ये होता है जनाब कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी सेल हो गई, यानी ये बात याद रखें, हक शुफा का ताल्लुक ऐसी प्रॉपर्टी के साथ है विच हैज़ बीन सोल्ड आउट, जिसको बेच दिया गया अच्छा, अब वो आपको जब पता लगा कि आप वो प्रॉपर्टी बिक गई है तो आप समझते हैं कि आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हक है कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए आपको ऑफ़र की जाती बेचने से पहले कि अगर आपको ज़रूरत तो नहीं है तो उस पर ऐसी प्रॉपर्टी जो आप अब ख़रीदना चाहते हैं जो कि बिक चुकी है, उस पर जो आपका नेबरहुड होने की हैसियत से, यानी जो शुफा है, यानी नेबरहुड होने की हैसियत से जो आप उसको प्रीएम्पशन के अंदर लेके आएंगे, हक शुफा के अंदर लेके आएंगे, तो ये वाला कानून है। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि वो वाला ज़मीन का टुकड़ा जो कि वरासत में आया हुआ हो और वो पीस ऑफ लैंड या वो कॉर्पस जो है वो अनडिवाइडेड हो, उसका खतौनी नंबर वही हो, उसका खसरा नंबर वही हो, जो भी ज़मीन का रिकॉर्ड रखने के मामलात हैं वो एक ही जैसे होने चाहिए और उसका कुछ हिस्सा जो है प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाए तो आप उस सोल्ड प्रॉपर्टी को आप बजरिया कोर्ट जो है आप ख़ुद ख़रीद सकते हैं। उसके लिए मैं अभी एक तरीका बताता हूं। तो जब आप ऐसी पोजीशन में हों कि आप भी उसी प्रॉपर्टी के अंदर को ओनर हों, उसी कॉर्पस में, उसी पीस ऑफ लैंड में, उसी पार्सल में, तो फिर आप होते हैं शफ़ी शरीक, यानी आप हैं शफ़ी शरीक, आप क्लेम कर सकते हैं अपना हक शुफा। अच्छा, दूसरा ये होता है, उसे हम कहते हैं शफ़ी खलीत। शफ़ी खलीत वो लोग होते हैं कि जो प्रॉपर्टी बिक जाती है उस प्रॉपर्टी के साथ उनके स्पेशल राइट्स अटैच्ड होते हैं, यानी उनके पास राइट्स ऑफ ईजमेंट होते हैं, उनकी कन्वीनियंस ख़राब हो जाती है। अगर वो प्रॉपर्टी कोई और ख़रीद ले, उसके प्रॉपर्टी के ख़रीदने की वजह से आपका कोई 50 साल पुराना रास्ता बंद हो सकता हो, आपका कोई 50 साल पुराना वहाँ से कोई पानी जा रहा हो और वो डिस्टर्ब हो सकता हो, क्योंकि जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीदेगा वो रास्ते बंद करेगा, पानी भी शायद बंद करे, या वो सिलसिला वो वाला काम ख़राब हो जाए जिसकी वजह से आप अपनी फसल को इरीगेट करते हो, यानी सैराबी करते हैं ना आप अपनी फसलों को। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी बिक जाए और उस प्रॉपर्टी के साथ आपके ये वाले जो राइट्स ऑफ ईजमेंट हैं ये ख़राब हो जाए, उसमें स्पेशल राइट्स आपके जो है ख़राब होने लगें, यानी फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ, रास्ता जो है आप उससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हों, आपके ढोर डंगर आते हों या वाटर चैनल वहाँ से गुजरता हो, उस प्रॉपर्टी के बिक जाने से पानी बंद हो सकता है, या आपकी इरीगेशन का वो जो मोड है, वो जो ज़रिया है, वो जो रास्ता है आपकी फसल का वो ख़राब होता हो, तो इस सूरत में भी आप अपने हक शुफे को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ऐसी पार्टी को हम कहते हैं शफ़ी खलीत। अच्छा, एक और है, ऐसी प्रॉपर्टी अगर वो बिक गई लेकिन उस फरोख्त शुदा प्रॉपर्टी के साथ आपकी प्रॉपर्टी एडजेसेंट टू है, यानी राइट ऑफ, यानी आप यूँ समझें आसान लफ्ज़ों में कि आपकी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा करीब है, तो उस प्रॉपर्टी के करीब होने की वजह से आप
अपना शुफा का हक जो है थ्रू कोर्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसी पार्टी को हम कहते हैं शफी जार। अच्छा, अब ये तो तीनों मैंने कैटेगरीज आपको बता दी कि यहाँ पे मुख्तसरन आपको आगाही देनी है, मगर ये मुख्तसर भी है और बड़ी इसको जामियत के साथ भी मैंने आपको बता दी है। ये 3 कैटेगरीज जो है हक शुफा इस्तेमाल करने के लिए आपके पास आ गए, या आप शफ़ी शरीक होंगे, या आप शफ़ी खलीत होंगे, या आप शफ़ी जार होंगे। अच्छा, अब इसको हासिल कैसे किया जाए, यानी ये मैंने आपको बताया कि अब इसको हासिल कैसे किया जाए। इसमें यह होता है कि आपको 3 किस्म की तलब हैं, प्रीएम्पशन में 3 किस्म की तलब है। वो उन 3 तलबों को आपको बारी बारी यक्के बाद दीगरे इस्तेमाल करना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि फलां शख्स ने फलां प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो आप क्या करते हैं, उसी मजलिस में, उसी बैठक में, उसी जगह, उसी लोकेशन में, उसी टाइम, उसी डेट आप तलब मवातबत का इजहार कर देते हैं। मवातबत का मतलब होता है टू जंप, इसीलिए इसको जंपिंग डिमांड भी कहते हैं, इसीलिए इसको इमीडिएट डिमांड भी कह सकते हैं, इसीलिए इसको फोर्थविट डिमांड भी कहते हैं। तो आपने तलब मवातबत का इजहार देर एंड देन कर दिया कि भाई ये मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे इसकी ज़रूरत है, या अगर ये प्रॉपर्टी मैंने ना खरीदी तो मुझे किसी किस्म का ज़रर पहुंच सकता है। ये याद रखें, प्रीएम्पशन में अक्षुफा में एक फैक्टर बहुत लाजमी है, या ज़रूरत है आपको, या आपको उस प्रॉपर्टी के बिक जाने की वजह से ज़रर है, और इसीलिए आप अपना हक शुफा एक्सरसाइज करने का आपके पास पूरा पूरा कानूनी हक है। अच्छा, जब आपने तलब मवातबत अदा कर दी, पहली स्टेज जो कि सिने क्वा नॉन है, इसके बाद दूसरी स्टेज क्या है कि 2 हफ्तों के दरमियान आपने वो जो वेंडी है, वेंडी कहते हैं जिसने प्रॉपर्टी खरीदी, आप उस वेंडी को एक रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ जो डाकखाने के थ्रू, कुरियर सर्विस नहीं, पोस्टल डाकखाना, आपने उसके जरिए उसको एक नोटिस भेजा। उस नोटिस को कहा जाता है तलब इशहाद। पूरा लफ्ज है तलब अल तकरीर वल इशहाद, यानी आप शहादत पेश कर रहे हैं कि भाई इससे पहले मैंने तलब मवातबत पूरी कर दी है और मेरे पास ये 2 ट्रूथफुल विटनेसेस भी हैं, उनके आपने नाम लिख दिए हैं कि इनके सामने मैंने अपनी पहली तलब पूरी कर दी है। अब तलब इशहाद है, तुम्हें नोटिस दिया जा रहा है वेंडी कि तुम अपने इस हक से दस्तबरदार हो जाओ, ये हक मेरा है। अच्छा, अब जब आपने तलब मवातबत के बाद आपने तलब इशहाद भी पूरी कर दी, फिर तीसरी क्या होती है, फिर आप 4 महीने के, गालिबन 4 महीने का वक्त आप देख लीजिएगा, ये एक्ट पड़ा हुआ है, 4 महीने के अंदर अंदर फिर आप कोर्ट में रुजू करते हैं, दोनों अपनी तलबों का जिक्र करने के बाद, कि उसे कहते हैं तलब खुसूमत। तलब खुसूमत जो है वो आप कोर्ट के जरिए जो है अपनी तलब, तो आपको 3 तलब पूरी करनी होती है। अच्छा, अब ये तो मामला तय हो गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात वो मैं बताता हूँ। एक नुक्ता अगर ज़रूरी है तो दूसरा नुक्ता उससे भी ज़रूरी है, तीसरा नुक्ता उससे भी ज़रूरी है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, तलब मवातबत को देखा जाता है, क्या पहली तलब के तमाम इंग्रेडिएंट्स पूरे हुए हैं। लोगों ने क्या किया होता है, कोर्ट में चले जाते हैं, तलब इशहाद और तलब खुसूमत में जा पहुँचते हैं, तलब मवातबत पूरी की नहीं होती। तो ये काम आपने नहीं करना, इसको नोट कर लें कि पहले तलब मवातबत होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा तलब मवातबत जो है, ये पूरी प्रीएम्पशन के एक्ट का ये वर्टेब्रल कॉलम हुआ करती है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, जब आपने अपनी पिटीशन, अपनी प्लेंट, अपना दावा दायर कर दिया, उसके अंदर आपने लिखना है कि आपको क्यों ज़रूरत है, आपको क्या ज़रर है जिसको आप अवॉइड करना चाहते हैं। अगर आपने ज़रूरत या ज़रर को उसके अंदर नहीं मेंशन किया तो आपकी पिटीशन, आपका दावा खारिज। अच्छा, इसमें अब तीसरी सबसे अहम बात क्या है, जो सीरियस पार्टी होती है वो काम बड़े सीरियस करती है। तो सीरियस पार्टी के सीरियस होने का सबूत होता है ज़र सोइम। अदालत के पास जब ये मुकदमा पेश होता है तो फिर यूँ होता है कि जितने की प्रॉपर्टी वो बिकी होती है, चाहे महंगी बिकी हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कोर्ट ये करती है कि जितने की प्रॉपर्टी बिकी, या अगर आपको कीमत का पता नहीं है तो फिर क्या कहते हैं, डीसी रेट या कोई अंदाज़ा कोर्ट लगाती है, उसकी वैल्यू कोर्ट लगाती है, लोकल कमीशन भी कायम कर सकती है मेरा ख्याल के मुताबिक। तो बहरहाल कोर्ट जो है वो तय करती है कि भाई कितने की प्रॉपर्टी होगी, इसकी लोकेलिटी के मुताबिक वैल्यू क्या होगी। तो जितनी भी कोर्ट में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू तय होती है, उसका 1/3 ज़र सोइम उसे कहते हैं। आपको 1/3 प्रीएम्पशन का मनी जो है, ज़र सोइम जो है, वो कोर्ट के ऑर्डर पे एक्सचेकर में जमा करवाना पड़ता है।
क्योंकि अगर आप ज़र सोम जमा ही नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब है यू आर नॉन सीरियस, आपकी इंटेंशन है ही नहीं, आप लेना ही नहीं चाहते। तो कोर्ट ने ये बहुत खूबसूरत एक बीच में सिलसिला रखा हुआ है इस कानून ने कि ज़र सोम जमा करवाएं। अच्छा, अब इसमें एक और चालाकी होती है, ज़र सोम जमा भी हो जाता है, मुकदमा चल जाता है, तो बीच में किसी प्रॉपर्टी को ये शायबा हो जाता है कि यार कहीं मैं मुकदमा हार ना जाऊं, मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मोस्टली हक शुफा जो है वो वैक्सेशियस लिटिगेशन होती है, तंग करने वाली होती है, सीरियसनेस बहुत ही कम होती है, इसमें बहुत कत्ल भी हो चुके हैं गांव में। अच्छा, तो अब यूं होता है कि वो ज़र सोम किसी तरीके से निकाल लेते हैं। जब पता चलता है कि जी हम मुकदमा के जीतना जाएँ, वो ज़र सोम दोबारा जमा करवा देते हैं। अगर वो मुकदमा जीत भी जाएँ तो जब वेंडी को पता लगता है कि उन्होंने ये वाली हरकत की है तो इस बिना पे वो सारा प्रोसेस विशिएट हो जाता है और वो उसका मुकदमा खारिज हो जाता है। तो ये था जनाब अली हक शुफा, और ये हमारी प्रॉपर्टी से मुतालिक एक बहुत अहम कानून था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अब मुझे बताएं ये चैनल कितना इम्पॉर्टेंट है, आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको जनाब लाइक करें, आप इसको आगे शेयर करें, ताकि बहुत मुमकिन है कि लोगों के मसाइल कुछ फंसे हुए हों, कुछ कानूनी और शुआ उनको नज़र आ जाए और वो यूं करके इस तरह ये बातें जान के मज़ीद इस पर खंगाल के मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च करके अपना कोई मसला हल कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।